गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए, आज जो है मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुगल काल को पढ़ेंगे। थ्योरी तो हो ही रखा है, बस ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आप लोग सुना कीजिए। आप लोग जो है लाइव आते हैं फिर चले जाते हैं। आप लोग रहेंगे तभी फिर हमें भी पढ़ाने का मन करेगा। बाकी कंटेंट में ऑलरेडी आपका इसे हो रखा है थ्योरेटिकल पार्ट। ऑब्जेक्टिव सेशन बस बीच बीच में लेता रहूँगा जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और जब तक जॉब नहीं हो जाता तब तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही ये सब। स्टार्ट करते हैं घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव सेशन को। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है। अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहते हैं। अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो नेट जेआरएफ में भी आपको ये मदद करेगा। अभी बेट भी होने वाला है बिहार में, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। अगर 10+2 में जो लोग नहीं बन पाएंगे तो निश्चित रूप से आप प्रोफेसर बनेंगे। पॉजिटिव सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो लोग पीजी कर रखे हैं नेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आगे चल के नेट की तैयारी होगी तो बेट बेट निकल जाएगा, और बेट निकलेगा तो बिहार में प्रोफेसर बनेंगे। और आपकी जो सैलरी होगी वो उसमें आपका लेवल 12 का जॉब होता है। एक आईएएस की जितनी सैलरी होती है उतना एक प्रोफेसर का भी लगभग सैलरी होता है स्टार्टिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और जो लोग पहले से तैयार रहेंगे उन्हीं को वो सफलता मिलेगी। तो अभी से लगे रहिए। और जो बेट का सिलेबस है वो भी नेट का ही है, उसके लिए भी कोर्स है अभी मात्र 599 में, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, अब आज मैं आपको मुगल कालीन इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, एक तो मध्यकालीन इतिहास के खूब क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में, और हर एक जगह पूछे जाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे से ऑब्जेक्टिव जरूर देखिए। इधर ये मुगल काल का भी है, बहुत सारा है, संगीत है, चित्रकला है, साहित्य है। इसकी विशेषता ये है इस घटना चक्र की बुक की कि सबको इसने पार्ट वाइज अलग अलग करके कुछ थ्योरी भी दिया है, साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव को भी इसने एक्सप्लेनेशन करके समझाया हुआ है, तो ज़्यादा फायदा कारक होगा। भक्ति आंदोलन के बाद ये चैप्टर मुगल काल आ जाता है, इसमें आप देखेंगे। मुझे लगता है आप लोग के पास घटना चक्र का बुक होगा भी, नहीं होगा खास करके जिनका हिस्ट्री है तो वो रख सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिख पा रहा होगा स्क्रीन। अच्छे से समझिएगा, थ्योरी का पार्ट करेंगे, शॉर्ट में तेजी से पढ़ा देंगे जिससे कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला शब्द है बाबर। आपको पता होगा इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की लड़ाई होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। हम लोग ट्रिक भी पढ़े हुए, पान खा चल घर, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो इन सब युद्ध में बाबर की ही जीत होती है, और लगातार ये सारे युद्ध को करता है। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, ठीक है। पान खा चल घर हमने ट्रिक आपको बताया था, पान खा चल घर, ठीक है।
पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई है, खानवा का युद्ध हुआ है, चंदेरी का युद्ध हुआ है, घाघरा का युद्ध। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे और इस शाखा का जो नाम है प्रसिद्ध मंगोल के जो नेता हैं चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ता है और ये मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था वहीं के थे। बाबर का अगर पूरा नाम, और इस बार खूब क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपका बलबन का नाम पूछ दिया पूरा नाम, तो हो सकता है कभी बाबर का पूछ दे, तो उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, और इसका जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1483 ईस्वी में फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर में हुआ था और इनके पिता की मृत्यु इनके अल्पायु यानी 11 वर्ष के जब ये थे तभी हो गई थी। ठीक है, 1504 में इन्होंने काबुल को विजित किया। 1506 या 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया और पादशाह की उपाधि धारण की। कई बार पूछेगा इनमें से किस मुगल बादशाह ने पादशाह की उपाधि धारण की है, तो पादशाह की उपाधि जो है बाबर ने धारण की थी। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पे आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा है आलम खां, उसी ने आमंत्रण दे करके इसको बुलाया था अपने भतीजा इब्राहिम लोदी के खिलाफ। 1524 ईस्वी में बाबर की चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे और दौलत खां ने भी जो है बाबर को पत्र के माध्यम से बुलाया था। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। और बाबर के लिए यह मौका स्वर्णिम मौका था, क्योंकि एक तरीका था कि उसके मदद से वो उसको हराता, फिर आगे चल करके इसको भी हरा करके दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाता। तो उसने पूरा प्लानिंग कर ली, क्योंकि उसका जो सैन्य जो शक्ति थी बाबर का, खास करके नए जो उसकी बाबर की जो तोपखाने वगैरह थे, जो बम बारूद थे, वो उस समय के लिए नया था। तो चूंकि इब्राहिम लोदी की सेना उतनी सुसज्जित नहीं थी, खास करके तोपखाने और जो नए गोला बारूद हथियार है उसको लेकर के, जिस कारण से ही इब्राहिम लोदी हारता है। ऐसे सेना की संख्या तो इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज्यादा थी, लेकिन चूंकि बाबर ने यहाँ पे बम तोपखाने का प्रयोग किया था, बम का प्रयोग किया था और उसमें जो है इब्राहिम लोदी मारा जाता है उस युद्ध में और वीर गति को प्राप्त होता है। ये एक पहला मुगल बादशाह है जो युद्ध लड़ते हुए मरता है, तो वो है आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है, इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला शासक है जो कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, ये डेट पूछ सकता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको पता ही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये डेट जरूर याद रखिएगा, किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पे लिखा उसके तोपखाने ने इस युद्ध को आश्चर्यजनक कार्य किया और सेना की संख्या में अधिक होते हुए भी इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, दिल्ली पे किसका कब्जा हो जाएगा, बाबर का हो जाएगा। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को जीत के बाद बाबर ने बादशाह अपने आप को घोषित किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी दिल्ली में।
तो 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने बादशाह अपने आप को घोषित किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, बाबर की एक युद्ध नीति थी, उसका नाम था तुलुगमा, जिसका की प्रयोग उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगर पूछेगा किस युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया था, तो याद रखिएगा तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने अपने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण, चलिए ये तो हो गया, और उसका जो नेतृत्व करता था, जो तोप खाना चला रहा था, उसका नाम था उस्ताद अली कुली, और बंदूकचियों के नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था बंदूक चलाने के लिए। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि भी प्रदान की। कई बार पूछेगा इनमें से किस शासक को कलंदर की उपाधि दी गई, तो याद रखिएगा बाबर को। और सर्वप्रथम पानीपत की ही लड़ाई में तोपों का प्रयोग हुआ था। अगर कहेंगे कि बम बारूद का प्रयोग क्या पहली बार भारत में हुआ था, तो ऐसी बात नहीं है। दक्षिण भारत में उससे पहले भी लोग पटाखे के रूप में प्रयोग कर रहे थे, यानी बाबर ने बम बारूद नहीं लाया भारत में पहले से भी बारूद था, लेकिन युद्ध स्तर पे बड़े पैमाने पे उसका प्रयोग नहीं होता था, छोटे मोटे पटाखे जलाने में उसका प्रयोग हो रहा था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। कई बार पूछेगा बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, मतलब धर्म के लिए लड़ना, अपने आप को धर्म, इस्लाम धर्म के बचाव के लिए। ठीक है, जिहाद शब्द की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध जो है आपको पता होगा बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसमें आपको पता होगा चूंकि चारों युद्ध पान खा चल घर जो भी युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेली का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध सॉरी, और फिर आपका घाघरा का युद्ध, सभी लगातार हुए और 1526, 27, 28, 29 में हुए हैं। और इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। गाजी का उपाधि धारण किया, क्योंकि काफिर कहते थे, गैर मुस्लिम लोगों को ये लोग काफिर कहते थे, और काफिर को मारने वाला गाजी की उपाधि जो है खानवा का युद्ध राणा सांगा, और राणा सांगा ने भी बुलाया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके चाचा को मतलब गद्दी पे बैठाने के लिए। तो क्योंकि बाबर को पता था कि उसका दुश्मन कौन हो सकता है, तो फिर उसने खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ ही किया है। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ और किले पे अधिकार किया, जिसमें कि मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, और जिसमें मेदिनी राय मारा जाता है। फिर घाघरा का युद्ध जो है 5 मई 1529 ईस्वी को होता है, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, और इस युद्ध में भी बाबर विजय होता है। और आपको पता होगा 1530 ईस्वी में बाबर की, क्योंकि वो बहुत एजेड था ही, 1530 ईस्वी में वो मर भी जाता है। अपने इस विशाल साम्राज्य के शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लिए अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदख्शां का शासन हुमायूं, जो कि उसका पुत्र है, मीर फखर अली, हिंदाल, मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया, ये सब उसके पुत्र हैं। कामरान को काबुल दिया, इसके 4 भाई हैं। और हुमायूं की सबसे बड़ी भूल ये भी थी कि उसने सभी साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बांट दिया था, जिससे इसकी शक्ति में कमी हुई थी। कामरान को काबुल दे दिया गया था, कंदहार एवं मुल्तान का प्रशासन दे दिया गया था। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसके नेतृत्व में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद, हिसार, फिरोजा सम्मिलित था। हिसार, फिरोजा से लेकर बलिया तक का प्रदेश, बयाना, चंदेरी और ग्वालियर तक का प्रदेश बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैला हुआ था। बदख्शां एक जगह का नाम है, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगर पूछ सकता है इनमें से कौन सा राज्य बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो याद रखिएगा राजस्थान। यह क्षेत्र उस विभिन्न राजपूत शासकों के शासना अंतर्गत थे, यानी जो राजस्थान का क्षेत्र था वहां पे अब भी, यानी बाबर के जीत जाने के बाद भी राजपूतों का शासन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे
जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर तो इसका पूरा नाम है, और इसने पूरे जीवन की जो घटना है उसको क्रमबद्ध तरीका से एक ग्रंथ में लिखा है, जिसको कि तुजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से भी जाना गया है, जो कि बाबर की आत्मकथा है। और उसने अपने इस कथा में, आत्मकथा में, दो हिंदू राज्यों का, दक्षिण भारत के उस समय हिंदू राज्य जो हैं, विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़, इसकी भी चर्चा की है। ठीक है, और तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, कई बार पूछेगा, लेकिन वहां का राजकीय भाषा फारसी हुआ करता था। लेकिन बाबर ने, चूंकि यह तुर्की का जानकार है, तो तुर्की भाषा में ही बाबरनामा लिखा है, ये याद रखिए, कई बार पूछा है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फिर बाद में चल करके फारसी में अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो कि तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। गद और पद, गद मतलब कहानी, पद मतलब होता है कविता। पद में उसने एक नवीन शैली मूवियान लिखा, कई बार पूछेगा मूवियान शैली को किसने लिखा, ठीक है, और जो कि मुस्लिम कानून से संबंधित पुस्तक है, तो याद रखिएगा बाबर ने स्वयं रचना की। उसने खत ए बाबरी या रिसाल ए उसज जिसको कहा गया है, उसकी भी रचना की है। याद रखेंगे मुगल बादशाह बाबर का सेना नायक का नाम था मीर बाकी, जिसने कि बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाया था। तो बाबर के द्वारा बनाया गया था बाबरी मस्जिद, जो कि अब तोड़ के वहां पे अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है। जो कि कौन बनवाया था, तो बाबर का ही सेना नायक था, मीर बाकी ने बनवाया था। तो ये सब क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं, तो डीपली ये सब लाइन आप अच्छे से जरूर इस बुक का पढ़ लीजिएगा, खास करके हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे, जिनको मतलब 40 नंबर का हिस्ट्री का पेपर देना है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, वो दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे, बिल्कुल सही है। इब्राहिम लोदी के ही संबंध, यानी उसके चाचा ही थे, इसीलिए वो, ठीक है, राणा सांगा ने भी और ये खुद ने भी उसको बुलाया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए, ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कहाँ के थे, तो ये जो भी मुगल शासक हैं वो तुर्क से हैं। इनका जो कह सकते हैं कि शाखा क्या था, तो चगताई तुर्क, जो बाबर है वो चगताई तुर्क शाखा से है। और ये मंगोल के जो नेता चंगेज खां है उसके द्वितीय पुत्र के नाम से यह जो है शाखा था, जो कि मध्य एशिया तथा तुर्कों के देश तुर्किस्तान से थे। यानी ये लोग तुर्किस्तान से, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया के ये सब, रूस के बगल में सटा हुआ देश है ये सब, तो यहीं से ये लोग जो है भारत तक पहुंचे थे, याद रखिएगा। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, तो सेवानी खान ने उसको, बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। भारत में उसने सभी युद्ध जीते हैं, लेकिन सेवानी खान ने उसको हराया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बीपीएससी। बीपीएससी इसी तरह के प्रश्न को पूछता है, और ये सब सारे प्रश्न आप देख रहे होंगे सब पूछे हुए, सारे प्रश्न पूछे हुए। ये देखिए झारखंड पीएससी में पूछा है, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति, ठीक है, ओटोमन जो कि ओटोमन सेना, तुर्की कह सकते हैं, ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, तो उस युद्ध पद्धति को अपनाया था, तो बाबर याद रखेंगे। और इसके जीत का प्रमुख कारण भी, जो इसकी युद्ध की जो ओटोमन नीति है वो थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो अभी तुरंत हमने बताया, बाबर और किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, अभी तुरंत हमने बताया कि उसका जो सैन्य कुशलता है, उसकी घुड़सवार तुलगमा प्रथा नहीं था, नीति होता है वो, प्रथा नहीं। घुड़सवार सेना ये भी नहीं, अफगानों की ये भी नहीं, उसकी सैन्य कुशलता, जिसके बदौलत उसने तोपची को, बंदूकची का प्रयोग किया, तोपची का प्रयोग किया, और फिर उसने अपने से ज्यादा सेना वाले इब्राहिम लोदी की जो
सेना थी उसको पराजित किया, तो उसकी कुशल सैन्य नीति जरूर रही होगी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तो देखिए, कुशल सेना नायक, तोपखाना भी था, बाबर की वीर तो था ही। मेन रूप से अगर देखा जाए तो उसकी जो सेना नायक जो थे वो कुशल थे, जिस कारण से वो आसानी से जीत लेता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? और सिंपल सी बात है, एक तरफ तलवार भाले लेके लोग हैं, दूसरी तरफ यहाँ बम बारूद है, तो स्वाभाविक सी बात है बम बारूद के सामने तलवार और भाले वाले सेना क्या करते? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसमें एक तरफ तो तोप बारूद है, दूसरी तरफ जो है सेना है हथियारबंद। तो याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध की ये घटना है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? अभी तुरंत हमने बताया, इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में? अब देखिए, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी। ठीक है, 1526, 27, 28 लगातार कई युद्ध हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बिल्कुल सही है, पान खा चल घर। अब देखिए लगातार है, तो ये यहाँ पे उलट पुलट हो गया। घाघरा का युद्ध, पान खा चल, चंदेरी का युद्ध होता है यहाँ पे 28 में, घाघरा का युद्ध 29 में। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध 30 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। घाघरा का युद्ध हुआ है 29 में और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। चूंकि हमने ट्रिक बताया, पान खा चल घर, पान खा चल घर, लगातार लिख लीजिए। 1526, 1527, थोड़ा मेरा पेन गड़बड़ हो गया डिजिटल, 1528 और 1529। ठीक है, तो ये स्थिति है आपका बाबर के द्वारा, और चारों युद्ध इसने विजय किया था, जीता था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस सुनिए, बाकी कहानी तो आप लोग जानते ही हैं, सब बाबर अकबर सब पढ़ा हुआ है ही। और एक ट्रिक याद रखिएगा, भजसा, BHAJSHA, कई बार क्वेश्चन पूछेगा किसके बाद कौन आएगा? BHAJSHA, भजसा। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, SH फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब। तो भजसा को नहीं भूलिएगा, भजते रहिएगा भजसा को। आगे पीछे कालक्रम एडजस्ट करने वाला भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। अब जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कई क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, आपके एक ही क्वेश्चन में आपके ज्ञान को वो निकाल लेता है। ठीक है, अब देखिए, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? उपमहाद्वीप बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई? ऐसी बात नहीं है, हमने क्या बताया, बारूद पहले से ही प्रयोग में आ चुका था। ठीक है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि हमने बताया कि दक्षिण भारत में उससे पहले भी लोग बारूद का प्रयोग करते थे। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई? बिल्कुल नहीं, मेहराब गुंबद ये सब बाद में आएगा। ठीक है, स्थापत्य कला तो शाहजहां के समय में बेहतर हुआ। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश की स्थापना हुई, तो तैमूर का ही, तैमूर वंशीय ही है। ठीक है, तैमूरी, तिमरुद, तो यहाँ पे इसका केवल 3 जो है आपका सही है। ठीक है, क्योंकि माता जो है वो चंगेज खां के मंगोल वंशज है, जबकि इसके जो पिता है वो तैमूर लंका ही वंशज है। किसका? बाबर का। तो ये याद रखिएगा। बाकी इसमें बहुत एक्सप्लानेशन है, उतना मैं करवाऊंगा तो पता चला कि मैं बाबर में ही अटका रहा, पूरा लेक्चर हो गया काम खत्म। तो मैं उतना ही चीज आपको बताता हूँ जितना जरूरत है, बाकी फालतू चीज मैं आपको शुरू से आपको भी सलाह देता हूँ कि उतना ही चीज पढ़िए जो जरूरत का चीज है। निम्नलिखित युद्ध में से, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा? अभी नहीं पता चलेगा, जब 1-2 बार अनुभव होगा, एग्जाम में बैठेंगे। और अब मैं नहीं चाहता कि आप 1-2 बार एग्जाम में बैठिए, मैं तो चाहता हूं कि आप एक बार में ही निकाल लीजिए। हम लोग जैसे टीचर हैं जो कई बार बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू कमीशन का दे रखे हैं, तो हम लोग को अनुभव है कि कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है। तो ये सब अनुभव का आप लोग फायदा उठाइए।
ठीक है। अपनी गलती से अगर आप सीखेंगे तो पूरी जिंदगी गलती में ही खत्म हो जाएगी। तो दूसरों की भी गलतियों से सीखिए, और दूसरों की गलती से कैसे सीखिएगा, तो एक सफल गुरु ही आपको सफलता के सही मार्गदर्शन में भूमिका निभा सकता है। जो आज तक बीपीएससी का एग्जाम दिया ही नहीं, जो आज तक बीपीएससी का प्री नहीं पास किया है, उसको भी मैं देखता हूँ आपके ऑनलाइन पढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन वो कभी आपको ये नहीं बता सकता कि किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। वो केवल क्वेश्चन का सेट रखे हुए है और बस आपको ऑब्जेक्टिव दनादन 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 हल्ला करके कराते रहेगा, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है या पूछने की संभावना है या यही पूछेगा। ये उसको चूंकि आइडिया रहेगा ही नहीं, वो हर एक चीज को जो है उसी हिसाब से पढ़ाते रहता है। तो सबसे जरूरी है जब आप एक अच्छा एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके बीपीएससी लेवल का, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं और आज तक क्या पैटर्न रहा है बीपीएससी का, इसके बारे में जरूर आप लोग को एनालिसिस करना चाहिए। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद, अभी तुरंत हमने बताया था, जिहाद है, खास करके दारुल इस्लाम की बात करता है, यानी अन्य धर्म को हटा के इस्लाम जगत का जो है प्रसार करने की बात करता है। तो ये खानवा का जब युद्ध होता है राणा सांगा के बीच में, तो वहां पर इसने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पहली बार जिहाद, धर्म की लड़ाई, धर्म के लिए युद्ध करना। जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं अपने देश में भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कई बार घोषणा करेंगे हिंदू खतरे में, उधर से वो जो है विपरीत में फिर उधर से इस्लाम खतरे में। भाई खतरे में कोई नहीं है, वहां की सीट खतरे में रहती है नेताओं की, कि उस सीट पे जो है वो हार जाएगा तो आपके धर्म को ही खतरा बता दे। ठीक है, बाकी जरूरत से ज्यादा यहाँ पे मान के चलिए कि नेतृत्वकर्ता जो हैं उसको डरा के धमका के, तो जब बाबर को लगा था कि हम यह युद्ध, खानवा का युद्ध आसानी से नहीं जीत पाएंगे, उसको डर था, तो उसने जिहाद के नाम पे धर्म की लड़ाई बता करके पूरा दम झकझोर दिया था। ठीक है, पूरा दम लगाया था राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी, तो अभी तुरंत चर्चा हुआ खानवा का। एक ही घटना बार बार ये क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो मेवाड़ राजा के शासक के राजपूताना शासक के बारे में बाबरनामा में भी चर्चा किया है। साथ साथ कृष्णदेव राय जो दक्षिण भारत के शासक रहते हैं उसकी भी चर्चा उसने किया है, और पशु पक्षी का भी चित्रांकन या कह सकते हैं उसके बारे में भी बाबर ने अपने बाग बगीचे के बारे में, फूल पत्ती के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो बाबर का बाबरनामा से भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, तो खानवा का जो युद्ध हुआ था, तो अभी तुरंत हमने बताया, एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से पूछे जा रहे हैं। तो बीपीएससी या अन्य, देखिए ये जितने भी यूपी पीसीएस हैं, उत्तराखंड पीसीएस है, क्योंकि ये सब प्रश्न कमीशन में पूछे गए तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। खानवा के युद्ध में कौन, फिर वही बात, खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा, तो जब शासक बना तो उसने अपना नाम क्या रखा, जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था बाबर, बाबर का ही पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, अगर आप लोग रेगुलर ऑनलाइन क्लास में आइएगा तो हम निश्चित रूप से आपका क्लास लेते रहेंगे, लेकिन आप लोग 2-3 लोग रहते हैं, बाकी लोग जुड़ते भी हैं, तो बस कंटिन्यू अंत तक बने नहीं रहते हैं। देखिए बार बार भी रिवीजन करने से भी आपको बहुत सारा चीज याद हो जाता है। पातशाह की उपाधि हमने बताया था, बाबर जब भारत को जीतता है, ठीक है, और काबुल में ही जब रहता है तभी उसने पातशाह की पदवी धारण की थी, काबुल विजय के ही उपरांत। ठीक है, और काबुल को इसने 1504 में ही विजित कर लिया था, याद रखिएगा। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, काबुल का क्षेत्र भी था, पंजाब का क्षेत्र तो जीता ही था,
और आधुनिक उत्तर प्रदेश दिल्ली का क्षेत्र जीता ही था, केवल राजस्थान का क्षेत्र इसने नहीं जीता था, याद रखिएगा। आगे चल करके वो अकबर के समय में राजस्थान का क्षेत्र जो है राजपूताना संबंध नीति के तहत जीते जाते हैं, क्षेत्र को जीता जाता है, जीतते हैं अकबर। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बाबर के समय में राजस्थान का भाग जो है सम्मिलित नहीं था उसके साम्राज्य में। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वह व्यक्ति है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। धैर्य से उसने जो है सफलता पाई है और बहुत एक लंबा संघर्ष किया है उसने, और भारत में भी आया है तो वो कोई युवा अवस्था में नहीं आया था, उसकी एज अच्छी खासी हो चुकी थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज की चर्चा की है, तो अभी तुरंत हमने बताया था, मेवाड़ के शासक के बारे में उसने चर्चा किया है, और विजयनगर के बारे में भी चर्चा किया था, खास करके कृष्णदेवराय के बारे में। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखे, बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय यहाँ की राजकीय भाषा फारसी था, ये भी कई बार पूछ देता है, तो तुर्की में लिखा है, ये बात बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, बिल्कुल नहीं, मुगल दरबार की राजभाषा फारसी हुआ करती थी, तो आर गलत है, ये सही है। ठीक है, अभी तुरंत हमने चर्चा किया। देखिए, वो सब क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, जो मैं चर्चा करता हूं तो वो क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं। जो चीज चर्चा में पहले कर देता हूं तो वो कहीं ना कहीं वो आपको दिखेगा। तुजुके बाबरी किस भाषा में है, तो बाबरनामा या तुजुके बाबरी अभी तुरंत हमने बताया था, बाबर के द्वारा लिखा गया, तुर्की भाषा में है। अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया था, जो कि बाबर का सेना नायक था, मीर बाकी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चूंकि ये क्वेश्चन अभी अयोध्या वाला जो है मुद्दा चलते रहता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको कभी ना कभी, देखिएगा कमीशन में पूछ ही देगा। तो मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये थे बाबर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग हुमायूं और शेर शाह की घटना को पढ़ेंगे, चूंकि बाबर का पुत्र हुमायूं है। हुमायूं एक सबसे बड़ा गलती यही करता है कि अपने साम्राज्य को 4 भाइयों में बांटता है, और ये थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का था, सीरियस नहीं होता था। शेर शाह को इसने हल्के में ले लिया था, जबकि बाबर ने शेर खां या शेर शाह के बारे में हुमायूं को आगाह भी कर दिया था कि ये तुम्हारा जो है अफगानी शासक हो सकता है, तुम्हारे सत्ता को ये छीन सकता है। इस तरह की बातें बाबर ने हुमायूं को पहले भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन जो कि हुमायूं कह सकते हैं आदत से लाचार है या जो भी कहिए, वह इस बात को नहीं समझता है, और फिर शेर शाह से पराजित होता है कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में, और फिर वहां से भागता है। फिर आगे चल के अमरकोट में जो है इसका पुत्र अकबर होता है। चलिए, यही कहानी है। हुमायूं 2 बार राज्याभिषेक करता है, 2 बार शासन करता है। हुमायूं कमरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र थे। याद रखिएगा, 4 पुत्र हैं। हुमायूं नाम है बड़ा का, कमरान है, अस्करी है और हिंदाल है। सबसे बड़ा पुत्र तो हुमायूं ही है, जो कि 1508 ईस्वी में काबुल में ही पैदा हुआ था, क्योंकि काबुल को बाबर ने 1504 में विजिट किया था। हुमायूं की माता माहम बेगम शिया संप्रदाय से, शिया और सुन्नी आप जानते होंगे, इस्लाम के 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। एक जो है हजरत मोहम्मद साहब को मानता है, दूसरा उनके दामाद को मानता है। तो माँ जो है माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित है। कामरान अस्करी की माँ गुल रुख बेगम और हिंदाल की माँ दिलदार बेगम, यानी ये जो बच्चे हैं, ये मतलब ये चारों भाई हैं, वो सब अलग अलग माँ से हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे पहली बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 ईस्वी में। खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके मिडेवल से बीपीएससी के एग्जाम में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था, और उसको 4 महीने तक घेरे रखा था। लेकिन उस समय शेर खां जो शेर शाह है आगे, उसने क्या किया कि हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली चालाकी से। उसके बाद हुमायूं ने 1531 में भी कालिंजर पे आक्रमण किया, और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले जीते।
उसको जीता, लेकिन फिर उसको जीत करके उसको छोड़ देता था, उस पर वो कंट्रोल नहीं रख पाता था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध इस बार है देवरा का युद्ध जो है, चौसा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, सरहिंद का युद्ध है। ये आपको सिलसिलेवार ढंग से पूछ सकता है कि इसको आप अरेंजमेंट कीजिए, कौन पहले हुआ, तो देवरा, चौसा, कन्नौज, उसके बाद सबसे लास्ट में सरहिंद की लड़ाई होगी। सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, कन्नौज और फिर सरहिंद। ठीक है, अब कहिएगा देवरा का युद्ध कब लड़ा था उसने, तो 1532 ईस्वी में। देवरा जो कि गोमती नदी के तट पे स्थित है, और वहां पे अफगान जो शासक हैं, अफगानी जो लोग हैं, उनके विद्रोह को इसने परास्त किया था। फिर 1539, डेट भी याद रखिएगा, चूंकि अब डेट भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, पहले डेट नहीं पूछता था लेकिन अब डेट में कंफ्यूज कराता है आपको। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ, और चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है शेरशाह से, और फिर वो वहां से नदी में कूद के अपनी जान बचाता है, और एक जो नाविक है भिस्ती निजाम नाम रहता है उसका, उसने हुमायूं की जान बचाई, और फिर शेरशाह का स्वाभाविक सी बात है, इतने दिल्ली के मुगल बादशाह को हराया तो इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया उस समय। शेर खां नाम था, उपाधि धारण कर ली इसने शेरशाह की, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, और सिक्के पर भी अपना नाम अंकित करवाया। ठीक है, कौन युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद। फिर दोबारा हुमायूं प्रयास करता है जीतने का, 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसको बोलते हैं। तो पहले चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, और इस युद्ध में बुरी तरीका से हुमायूं पराजित होता है और उसको भागना पड़ता है विवश होकर के, और फिर कह सकते हैं कि लगभग 1540 से 1555 15 साल तक वो वनवास ही रहता है, यानी उसको निर्वासित जीवन ही जीना पड़ता है, और राजा बिरसाल के यहाँ अमरकोट में जाकर के वो संरक्षण प्राप्त करता है, और वहीं पे अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में वो होता है। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में सरहिंद के फिर दोबारा जब शेरशाह सूरी 1540 से 45 ही रहता है, अफगानी शासक रहते हैं, जब उसकी स्थिति दयनीय होती है अफगानी शासकों की, तो फिर यह युद्ध के लिए तैयार होता है और सरहिंद का युद्ध होता है। हुमायूं इसमें फिर से अपना जो खोया हुआ राज्य है उसको वापस जीत लेता है सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में, 22 जून 1555 को। ठीक है, शेरशाह सूरी जो रहता है उसका बचपन का नाम फरीद रहता है, ये याद रखिएगा, और उसकी शिक्षा जो है जौनपुर में प्राप्त हुई थी। 1494 में फरीद ने अपना घर छोड़ दिया था, विद्या अध्ययन जौनपुर से चला। उस समय जो है जौनपुर एक कह सकते प्रसिद्ध शहर था, पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना जाता था, पूर्व का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता था। शेरशाह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा सुधार किया। जितना इसने मात्र 5 वर्षों में सुधार कर दिया उतना ना आने वाले कोई अंग्रेज अधिकारी कर पाए, ना ही इसके पहले के शासक कर पाए, और ना ही इतने कम समय में मुगल बादशाह कोई कर पाए। 1540 से 45 मात्र 5 साल के पीरियड में जितना इसने सुधार किया था उतना पूरे इतिहास में किसी ने उतना काम नहीं किया जितना शेरशाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष में किया। हाँ, अकबर का अग्रगामी शेरशाह सूरी को कहा जाता है, नक्शे कदम पे अकबर जरूर चला, लेकिन इसके इतना तीव्र गति से अकबर भी काम नहीं किया था। प्रशासनिक सुधार किया, सैन्य सुधार किया, करेंसी प्रणाली की सुधार की, सिक्के चलवाए थे, बंगाल में के सरकार यानी जिलों को बांट दिया था, और प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदार को नियंत्रण में दे दिया था। अमीन बंगला अथवा अमीर बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया।
काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है, सिकदार बना के। शेरशाह ने पुराने घिसे पटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलाए, जो कि चांदी का जो सिक्का वो रुपया कहलाया, जो कि 178 ग्रेन का होता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चांदी का सिक्का कितने ग्रेन का हुआ करता था, तो 178 ग्रेन का हुआ करता था। वहीं तांबे का जो सिक्का था उसको दाम कहते थे, अभी बोलते हैं कितना दाम है इसका, तांबे का सिक्का को दाम कहा जाता था, जो कि 380 ग्रेन का हुआ करता था। रुपया और दाम का जो तुलना किया जाए रेशियो, तो 1:64 था, यानी 1 रुपया में आपको 64 दाम अगर आप देंगे तो वो 1 रुपया के बराबर होता था। 64 दाम, जो कि तांबे का सिक्का था 64, वो एक चांदी के सिक्के के बराबर था। और पूरे शेरशाह सूरी के साम्राज्य में लगभग 23 टकसालें जहां सिक्के बनाए जाते थे उसकी संख्या 23 थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्राभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम सोना का मुद्रा प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दिन पनाह में 1560 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा जो है मीरक मिर्जा गियास, जो कि ईरान के वास्तुकार हैं, उन्होंने किया था। श्वेत संगमरमर से बना भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है आपका हुमायूं का मकबरा, याद रखिएगा। फिर आगे चल के कालिंजर का जो विजय है 1545 ईस्वी के दौरान, ठीक है। अब देखिए ये जो कहानी है कालिंजर विजय 1545 की, और इसी में गलती से कह सकते हैं बम, एक आधा जला बम उसके नजदीक आ जाता है दीवार से टकरा करके, और वो विस्फोट होता है जिसमें शेरशाह मारे जाते हैं। तो कालिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिर गया। जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया था, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को कालिंजर में ही शेरशाह सूरी ने अंतिम सांस ली, और भारतीय इतिहास में वो एक अमर शासक के रूप में आज भी जाने जाते हैं शेरशाह सूरी, अपने कर्मों के बदौलत। शेरशाह सूरी ने मरवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा बिहार का सासाराम में है स्थित, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि तालाब के बीच में स्थित है, और इसका निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने ही किया था। यहाँ किला, एक कोहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाए गए थे। और इसने कृषकों को, किसानों को पट्टा, जो कि भूमि होता था, एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, यानी जमीनें दी जाती थी, जिनमें स्पष्ट किया गया होता है कि उसे वर्ष में कितना लगान देना है। किसान काबूलियत पत्र के द्वारा इसे स्वीकार, कबूलियत यानी स्वीकार करते थे, कबूल करना मतलब कबूल करते थे, ये अब हम जमीन पट्टे पे ले रहे हैं और इसका टैक्स भरें, ठीक है, वही कबूलियत हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में थ्योरी पढ़ा आपने। अब इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कहानी एग्जाम में मदद पहुंचाएगी। अब देखिए इस चार जो भाई है, कमरान, अस्करी, हिंदाल, तो पढ़ा आपने, लेकिन उस्मान का नाम आपने वहां नहीं पढ़ा। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा भाई हुमायूं का नहीं है, तो याद रखिएगा उस्मान उनका भाई नहीं रहता है हुमायूं का। कमरान, अस्करी और हिंदाल इसके 3 भाई हैं, चौथा तो वो खुद स्वयं ही है, 4 भाई टोटल मिला के। चलिए अब देखिए वही हमने बोला आपको पूछ ही देगा, सीरीज में लगाइए। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध होगा, फिर चौसा का युद्ध होगा, तब फिर कन्नौज का युद्ध होगा जिसको बिलग्राम का युद्ध होता है, और सबसे लास्ट में होता है आपका सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता दे रहा हूं, पूछेगा बीपीएससी निश्चित रूप से।
नहीं पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं, अब पूछ भी चुका है। चौसा 1539, कन्नौज 1540, सरहिंद 1555, देवरा 1532 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के, तो कन्नौज के युद्ध में कौन होगा, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसमें कि शेरशाह सूरी जीत जाएगा। ठीक है। इसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध करते। फरीद जो कि आगे चल करके शेरशाह सूरी बनता है, क्योंकि इसने बचपन में ना एक शेर को एक ही तलवार में मार दिया था, इसलिए इसका नाम आगे चल करके शेरशाह सूरी पड़ता है। याद रखिए, शेर खां पड़ता है, फिर आगे जब दिल्ली को जीतता है तो शेरशाह उपाधि धारण करता है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, अभी तुरंत हमने बनाया था, जो कि पूरब का सिराज कहलाता है, जौनपुर, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वहीं पर इसने शिक्षा अध्ययन किया था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, क्योंकि जौनपुर में इसने शिक्षा अध्ययन की थी। तो शेरशाह याद रखिएगा मध्ययुगीन शासक है। अगर सल्तनत पूछे तो सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था, जिसको पगला बादशाह इतिहासकार कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था वो, याद रखिएगा। चलिए, तो शब्द शब्द की बात होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान, तो उस शासक का नाम था शेरशाह सूरी, जो कि पहले हजरते आला उपाधि लिया, फिर बाद में अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने पर शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। फिर 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को जब पराजित किया तो शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का सिक्का और खुतबा पढ़वाया था। तो याद रखिएगा, शेर खां, शेरशाह सूरी सब एक ही व्यक्ति का नाम है, फरीद भी उसी का नाम है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक, करेंसी, सैनिक सुधार, तो इसने सब किया था। अभी तुरंत बताया था हमने क्या क्या किया था, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। ये सब फुर्सत में रहिएगा तो आप अपना पढ़िएगा, घटना चक्र बुक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। जिनका इतिहास है वो इस बुक को ले सकते हैं, या पीडीएफ कहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, पीडीएफ आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये सब जगह अवेलेबल रहता है। दिल्ली सल्तनत के प्राभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया, यानी दिल्ली सल्तनत काल के खत्म होने के बाद, तो याद रखिएगा हुमायूं, हुमायूं ने शुरुआत किया, आगे चल के फिर चांदी के सिक्के, दाम, ये सब की शुरुआत शेरशाह ने किया था। लेकिन सल्तनत काल के बाद जो सोना का सिक्का चलाने वाला प्रथम अगर मुगल बादशाह का शासक है तो वो हुमायूं ही है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग को प्रथम बार कब आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा 1532 ईस्वी में, जिसमें कि शेर खां को वो 4 महीने तक घेरे रहा था, लेकिन बाद में आगे चल के शेर खां ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन फिर आपने देखा है किस प्रकार से शेर खां ने युद्ध किया, फिर चौसा का, बिलग्राम का, कन्नौज। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार। तो ये चौसा कन्नौज तो आपको पता ही है, 1539 और 1540। ठीक है। तो 2 के बाद 4 होगा, 2 के बाद 4 कहाँ दिख रहा है, 2 के बाद 4 यहाँ दिख रहा है, 2 के बाद, सॉरी, कन्नौज का चौसा पहले हुआ, 4 के बाद 2 होना चाहिए, 4 कन्नौज चौसा, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, हाँ 4 के बाद 2 यहाँ दिख रहा है। दौड़ा का दौड़ा युद्ध, फिर आपका चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध। तो ईस्वी सन देख लीजिए इसका। दौड़ा का युद्ध 1531-32। ठीक है। यहाँ दौरा लिखा हुआ है, पहले दूसरा युद्ध का नाम था 1531-32। एक सेकंड रुक जाइए, तो शब्द का भी थोड़ा बहुत, चुनार का युद्ध हुआ था, उसी को कहा गया होगा।
चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सामूगढ़ का युद्ध 1658 से। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो उसका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम के पति कौन है? तो हुमायूं, याद रखिएगा। चांदी का सिक्का किसने शुरुआत किया था? तो ये तो एकदम याद रखिएगा, शेरशाह सूरी, जो कि 178 ग्रेन। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ कितने ग्रेन का था। कौन सा क्वेश्चन कब पूछ देगा बीपीएससी में कहना मुश्किल है, खास करके जो लोग 17 बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे अभी, तो वो सब अच्छे से पढ़ के एकदम अभी से तैयारी कीजिए। मुझे लगता है आपका एग्जाम दिसंबर वगैरह में होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ अता पता नहीं है, एग्जाम का फॉर्म भी नहीं आया, तो दिसंबर से पहले तो बिल्कुल नहीं होगा। शेरशाह के अंतर्गत तांबे का दाम चांदी का, तो रेशियो हमने बताया था, दाम जो है 64:1 के रेशियो में था। एक चांदी के सिक्का 64 जो है तांबे के सिक्के के बराबर हुआ करता था। 380 ग्रेन का एक दाम हुआ करता था। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार शेरशाह सूरी ने ही किया था। और आज भी भारत की मुद्रा रुपया है शेरशाह का ही। बहुत सारा चीज जो आज विज्ञान टैंक रोड को इसने बनवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, कालिंजर अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर का था, जहां बम फट गया, बगल में आके बस उड़ गया। चलिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन बताया ही हमने, शेरशाह सूरी का ही है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। आप लोग भी अब बोर हो रहे होंगे इस चैप्टर को पढ़ के, चूंकि अब आपको सब कुछ पता हो गया। शेरशाह का मकबरा है तो यहाँ वहीं दफनाया गया होगा, सासाराम में ही। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण था? वही बात है, तो याद रखिएगा, दिल्ली का कुला ए कोना मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद। तो ये याद रखिए, दिल्ली का कुला ए कोना मस्जिद जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक, यानी पाकिस्तान में है, सर के आजम? तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का सर के आजम है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा कबूलियत, अभी तुरंत हमने बताया, शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? जो पुराना किला है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, वही बात, शेरशाह सूरी। चलिए, ये सब हो गया। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, बार बार वही टाइप के क्वेश्चन है, भाषा चेंज है, और फिर आपके एग्जाम में भी कुछ भाषा चेंज करके यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनता इतिहास में। शेरशाह का उत्तराधिकारी, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, इस्लाम शाह था। ठीक है, इन शासकों में से किसने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह, उसने जो है क्या है, इस्लाम शाह, शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। 1553 में हुई सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 इकाई में विभाजित। सिकंदर शाह ने अपने शासन काल में इस्लाम, तो सिकंदर शाह, मतलब यहाँ पे इसका आंसर एक से अधिक हो जाता है। ठीक है, कई शासक जो है ऐसा काम किए थे कि अपनी सेना को 50, 250, 500 में विभाजित किया। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है हुमायूं शेरशाह सूरी वाला अच्छे से कंप्लीट हुआ। अकबर को रहने देते, अब मेरा जो है मुंह भी दुख गया है बोल बोल के, आप लोग तो सुन रहे हैं, मुझे बोलना पड़ता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि शेरशाह सूरी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, हुमायूं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, बाबर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और मुगल काल अच्छे से आप समझना स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। अगर आप पूरा कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं।
बीपीएससी मेंस की भी बैच प्रारंभ हो जाएगी बहुत जल्द। प्री में तो यही सब चीज़ है जो आप टीआरई के एग्जाम में पढ़ते हैं, प्री का लगभग सिलेबस सेम ही है, बस मेंस का अलग है, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस होता है, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।